हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 64 लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपकी ये वर्कशीट आपका जो सामाजिक विज्ञान का विषय है उससे संबंधित है और उसका जो पाठ है फ्रांसीसी क्रांति, उसकी पुनरावृत्ति इस वर्कशीट में है। इसमें आपको 15 प्रश्न दिए गए हैं और उन 15 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। और आपकी ये वर्कशीट हम अब शुरू करते हैं। देखिए, आपका सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि जैकोबियन क्लब के सदस्य कौन थे। तो बच्चों, आपको पता है जैकोबियन क्लब के सदस्य समाज के कम समृद्ध तबके के लोग थे, जैसे कि छोटे दुकानदार जो थे, कारीगर थे, घड़ीसाज थे, छपाई वाले थे, मज़दूर थे। ये लोग क्या थे? ये जैकोबियन क्लब के सदस्य थे। जैसे हमने कुछ आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जैकोबियन क्लब के सदस्य समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, छपाई वाला, ये आदि थे। किताब पढ़ोगे तो उसमें और भी नाम दिए गए हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि एक मिनट, हाँ, फ्रांसीसी क्रांति में योगदान देने वाले किन्हीं दो दार्शनिकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो अब देखिए, आप चाहें तो रूसो का संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं। हमने नाम दे दिया बच्चों, किताब से आप देख लीजिएगा पूरा जो है डिटेल में वहाँ से, नहीं तो सारे बच्चे कॉपी कर लेंगे। जॉन लॉक, ये दो हैं। ऐसे और भी कई हैं, लेकिन दो यहाँ पे हैं। इनका जो है क्या बोलते हैं, आप जो है परिचय दे सकते हैं कि रूसो क्या था, इसने कौन सी किताब लिखी थी, जॉन लॉक क्या थे, इनके क्या विचार थे। तीसरा है ओलंपस दे गूस कौन थी। तो ये क्या है? एक महिला थी। फ्रांसीसी क्रांति कालीन एक राजनीतिक महिला थी, और चूँकि उस समय फ्रांस में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो महिलाओं को पुरुषों के समान नागरिक अधिकार मिले, इसके लिए इन्होंने एक महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था, जो महिलाओं को अधिकार देने के लिए किया गया था। अब चौथा प्रश्न है, रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का राज क्यों कहते थे। अब इसका अगर उत्तर देखना है तो देखिए, हमने उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, ये मैंने 3 नाम दे दिए थे, आप इनका संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति में राजनीतिक महिला जो थी, उसके बारे में रोबेस्पियर क्या था, उसकी जो नीतियाँ थी काफ़ी सख्त थी और उनको नीतियों को बड़ी सख्ती से लागू किया, और उसकी कार्यशैली से जो असहमत वाले लोग होते थे उनको जेल भेज दिया जाता था और उनको सज़ा दे करके उनका जो है सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। अब उसने अपनी राजनीति उसके क्या बोलते हैं कि इतनी कठोरता से अपनी नीतियां लागू की कि चारों तरफ त्राही त्राही होने लगी, और इसी कारण से उस रोबेस्पियर के जो राज था उसको क्या बोलते हैं? आतंक का राज। अब 5वां प्रश्न है कि फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। तो बच्चों, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। जो बहुत कुलीन वर्ग की जो महिलाएं हुआ करती थी, उन्हीं को पढ़ाई लिखाई का थोड़ा बहुत अवसर मिलता था, बाद में उनकी शादी कर दी जाती थी। बाकी जो गरीब महिलाएं थी वो घर का काम दाम देखती थी, बच्चे पैदा करके उनका पालन पोषण करना। बहुत सारी महिलाएं वैश्यावृत्ति में लगी हुई थी। उनको जो बाकी जो महिलाएं थीं, उनको पढ़ाई का या काम करने का ये अवसर कम मिलते थे। छठा प्रश्न था, फ्रांस के 3 स्टेट्स का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपको पता फ्रांस के 3 स्टेट्स कौन कौन थे। तो एक था पादरी, दूसरा क्लूइनबर्ग, और तीसरा स्टेट था उसमें व्यापारी, अदालती जो होते थे, किसान आते थे, कारीगर आते थे, वकील आते थे, नौकर आते थे, और भी सफाई कर्मी, ये सब जो बचे हुए लोग थे वो आते थे तीसरे स्टेट में। आपका 7वां प्रश्न है, दुनिया के लिए फ्रांस की क्रांति का क्या महत्व था। तो बच्चों, प्रश्न आप देख लेना, हम उत्तर ही बता दे रहे हैं कि जो फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता और जनवादी विचार दिए। सामंतशाही का नाश हुआ, जिससे हर और भी देशों में सामंतशाही जो सामंतवादी प्रथा थी उसके खिलाफ
क्रांतियाँ हुई, दासता से मुक्ति यहाँ पे हुई, तो दासों को मुक्त करने की भी लिए पूरी दुनिया में लोगों नए विचार फैले। 8वां प्रश्न ये था कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति के अगर मुख्य कारण देखेंगे तो निरंकुश राजशाही, राजा बहुत निरंकुश था, शोषण आधारित समाज था। आपको पता है पहला और दूसरा स्टेट कुछ नहीं करता था, सारा टैक्स तृतीय स्टेट को करना पड़ता था, दास प्रथा थी समाज में, समझ गए, शोषण बहुत ज़्यादा था। खराब आर्थिक युद्ध के कारण जानते हैं कितना ज़्यादा खराब आर्थिक स्थिति हो गई थी कि 10 अरब डॉलर से ज़्यादा लिबरे का कर्ज हो गया था। और बुद्धिजीवी जो थे उन्होंने लोगों को जो क्या बोलते हैं राजशाही थी, सामंतशाही थी, उसके खिलाफ भड़काया कि ये जो है समाज के लिए बहुत ही घातक है। तो इन सब कारणों से वहाँ की फ्रांस की क्रांति को उदय हुआ। आपका 9वां क्वेश्चन है कि लुई 16वां की राजारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो आपको पता है जब लुई 16वां का राजारोहण हुआ तो वित्तीय साधन नष्ट हो गए थे, राजकोष एकदम खाली हो गया था और फ्रांस के ऊपर जो है लगभग 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज हो चुका था। और वहाँ के जो महारानी थी उसकी फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा थी। तो ये सब जो है उस समय की वहाँ की आर्थिक स्थिति थी जब लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। आपका प्रश्न नंबर 10 है। बच्चों मैं उत्तर यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दे रहा हूँ, प्रश्न मैं खुद पढ़ दे रहा हूँ, तो अगर आप लोग जब लिखिएगा तो प्रश्न अपने सामने रखिएगा। ना फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन क्या था। तो आप देखेंगे कि डायरेक्टरी मतलब जब जैकोबियन सरकार का पतन हो गया तो जो उसके बाद जो संपन्न वर्ग था उसने शासन अपने हाथ में ले लिया, जिसे डायरेक्टरी का शासन कहा जाता था। और इसमें उन्होंने क्या किया, जो संपन्नहीन तबका था उससे मताधिकार छीन लिया। यानी सब पहले अब संपन्न केवल जो इसके पास पैसा होगा वही मत दे सकेगा, ये अधिकार इन्होंने छीन लिया। तो यानी जैकोबियन जो सरकार थी, जैकोबियन में जानते हैं जो निचले वर्ग के लोग होते थे उन्होंने अपनी सरकार अपने लिए बनाई थी। जब वो पतन हुआ तो संपन्न वर्ग ने अपने हाथ में सत्ता ले ली, उसे डायरेक्टरी का शासन कहा जाता है। 11वां प्रश्न क्या है कि शौकुलात कौन थे। तो जो जैकोबियन लोग होते थे उन्हीं को ही शौकुलात का के नाम से जाना जाता था। यह स्वतंत्रता का प्रतीक था और ये शौकुलात इस वर्ग के लोग लाल टोपी पहनते थे। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएंगे। तो 12 क्वेश्चन नंबर है कि राजतंत्र और गणतंत्र में प्रमुख अंतर क्या है। तो बच्चों जाहिर सी बात है, राजतंत्र जो होता है राजा का शासन होता था और जो सत्ता का प्रमुख होता है वो राजा होता है, यानी वो जन्मजात होता है। लेकिन जो गणतंत्र होता है यह लोगों का शासन होता है और जो सबसे प्रमुख, जो सत्ता का सबसे प्रमुख होता है वो चुन करके आता है, एक प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है, यानी जन्मजात नहीं होता है। तो राजतंत्र और गणतंत्र में ही अंतर होता है। प्रश्न नंबर 13 है कि 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की क्या स्थिति थी, इसका अंत कैसे हुआ। तो आपको पता है दास प्रथा की स्थिति क्या थी। दासों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उन्हें क्या बोलते हैं, उनसे बेगारी कराया जाता था। दासों को दाग करके हथकड़ी पहना के उनको जो अफ्रीकी द्वीप हैं वहाँ पे भेज दिया जाता था। काफ़ी और जो काफ़ी के गन्ने के बागान होते थे वहाँ पर काम करने के लिए। और क्या होता था, लेकिन जब धीरे धीरे वहाँ पे फ्रांस में क्रांति शुरू हुई, लोगों का जन जागरूकता हुई, तो 1794 में दास मुक्ति का विधेयक आया और दासों को फ्रांस में दासों को मुक्त कर दिया गया। लेकिन 10 साल बाद ही जब नेपोलियन ने फिर जो है फ्रांस में दास प्रथा को शुरू किया और फिर जाके 1848 में अंतिम रूप से दास प्रथा का अंत हुआ। तो ये बच्चों आपका प्रश्न नंबर 13 था। अब आप देखेंगे कि प्रश्न नंबर 14 और 15, इसका उत्तर हम केवल बताएंगे नहीं आपको, ये क्योंकि सारे हमने कर दिए तो कम से कम 2 आप लोग करिए कि लुई 16वां के अंत के बाद फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र कब और किस प्रकार बना। तो आप देखेंगे आपकी किताब में कि किस प्रकार से लुई 16वां का जब अंत हुआ तो फ्रांस में कैसे एक संवैधानिक राजतंत्र विकसित हुआ और कैसे लोगों को मतलब जन अधिकार दिए गए, राजशाही का अंत हुआ, सामंतशाही का अंत हुआ। तो कैसी क्या प्रथा हुई उसको ज़रा अपनी किताब से पढ़ के इसे लिखिएगा। और फ्रांस में राजनीति में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका लिखिए, कैसे नेपोलियन ने छोटे छोटे राज्यों को जीत करके फ्रांस को संगठित किया और बाद में जब वो इधर और भी राज्यों को जीतने लगा तो लोग उसे क्या बोलते हैं लुटेरा और ज़्यादा आक्रमणकारी मानने लगे। तो ये सब चीज़ें जो थी इसे पढ़ के ये दोनों प्रश्न आप खुद करके लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों
आपकी 9th की आज की ये वर्कशीट रही। आशा है आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।